ड्राइविंग अध्याय 66। एक चैंपियन की तरह ड्राइविंग। बेनो ने दृढ़ता से एक्सीलेटर पर कदम रखा, जल्दी से आथ को पीछे छोड़ दिया। उनका उत्साह स्पष्ट था क्योंकि उन्होंने पुरस्कार के रूप में दुर्लभ कार जीतने के बारे में सोचा था। दौड़ पूरी करने और सभी महिलाओं को नई कार दिखाने के लिए उत्सुक, वह खुशी से चिल्लाया। खुद से हंसते हुए उन्होंने कहा, हा हा हा, जीने के लिए कितना अच्छा दिन है। बेनो ने तेज गति से गाड़ी चलाना जारी रखा, हालांकि वह आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। उसने अभी भी आथ को पकड़ने की उम्मीद दी और यहाँ तक कि यह भी माना कि आथ रेलिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। हाँ, पूरी तरह से हास्यास्पद, उसने उपहास किया। हालांकि जब वह कोने के आसपास था तो बेनो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अप्रत्याशित रूप से आथ की कार बाहरी लेन से उसे ओवरटेक करने में कामयाब रही थी। क्या बकवास है, ये कैसे संभव है? उसने कहा, मैं बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह मुझे इस तरह से ओवरटेक कर सके। बेनो को जलन महसूस हुई लेकिन उसने जल्दी से खुद को फिर से केंद्रित किया, आथ को ओवरटेक करने और अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। वह अमीर आदमी वास्तव में मुझे परेशान करता है, उसने बड़बड़ाया। उसे लगता है कि वह मुझे हरा सकता है। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली प्रो ड्राइवर कैसा दिखता है, उसने आत्मविश्वास से घोषणा की। बेनो ने गैस पर पैर रखा, अपनी कार को उसकी सीमा तक धकेला। उसने जल्दी से अपने और आथ की कार के बीच की दूरी कम कर दी। मैं अगले मोड़ पर उसे पीछे छोड़ दूंगा, उसने हंसते हुए कहा, बस देखो, मेरे जैसे पेशेवर के लिए यह आसान है। जैसे ही वे कोने के पास पहुंचे, बेनो ने अपने पेशेवर ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन किया, आसानी से आथ को पछाड़ दिया। हा 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 हा, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में सिर्फ एक शौकिया है जो सौभाग्य से मुझसे पहले आगे निकल गया, उसने हंसते हुए कहा। बेनो ने आथ को फिर से अपनी कार से आगे नहीं निकलने देने का दृढ़ निश्चय किया, इसलिए उसने अपनी एकाग्रता बढ़ा दी। मैंने आथ को मुझसे आगे निकलने की बहुत उम्मीद दी थी। ये बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को अचंभित होने दिया और उसे कमाका, उसने खुद से सोचा। इस नए दृढ़ संकल्प के साथ बेनो ने जल्दी से आथ से एक महत्वपूर्ण दूरी हासिल की और भाग गया। वह केवल एक शौकिया है, वह मेरे जैसे पेशेवर रेसर की तुलना में भी योग्य नहीं है। एक और आथ अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके अपने और बेनो की कार के बीच के अंतर को कम करने के लिए दृढ़ था। हालांकि उसने अपने ड्राइविंग कौशल की पूरी सीमा को अनलॉक नहीं किया था, लेकिन उसके उच्च दिमाग के स्तर ने उसे गहन रूप से ध्यान केंद्रित करने और एक सेकंड के अंश में निर्णय लेने की अनुमति दी। चलो चलते हैं, होस्ट, आप ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वह प्रोत्साहित करने से ज़्यादा विचलित करने वाला है, सिस्टम, आथ ने जवाब दिया। फिर भी आथ अपने ड्राइविंग कौशल के अगले स्तर पर आगे नहीं बढ़ने के बारे में अडिग था। मुझे यकीन है कि मैं इसके बिना ये कर सकता हूँ, आथ ने आत्मविश्वास से घोषणा की। अब तक आथ को यकीन था कि बेनो में वह सब कुछ है जो एक पेशेवर रेसर बनने के लिए चाहिए। बेनो के खिलाफ रेसिंग वास्तव में मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित कर रही है। वह निश्चित रूप से एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है, उन्होंने घोषणा की। आथ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रहे थे और वह हर मोड़ पर सोच समझकर और सटीक तरीके से ले रहा था। उसे अपने वीआईपी पॉइंट्स का इस्तेमाल करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन वह अपने रास्ते पर बने रहने के लिए दृढ़ था। मैं अगले 5 से 10 लैप्स में बेनो से आगे निकलने की कोशिश करूंगा। मैं अपने वीआईपी पॉइंट्स का इस्तेमाल किए बिना ऐसा करूंगा, उसने कसम खाई। बेनो अपनी पूरी एकाग्रता ड्राइविंग में लगा रहा था, जैसे कि वह एक आधिकारिक पेशेवर रेस प्रतियोगिता कर रहा हो। यह एक सामान्य रेस की तरह नहीं है, उसने सोचा, ऐसा महसूस करते हुए कि वह किसी अन्य पेशेवर रेसर के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। बेनो को यकीन था कि आथ आगे आने वाले मोड़ पर उससे आगे निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने उसे बाहरी लेन पर रोकने का संकल्प लिया, यह अनुमान लगाते हुए कि आथ आंतरिक लेन पर आगे निकलने का प्रयास नहीं करेगा। अगर वह मुझसे आगे निकलने की कोशिश करेगा तो वह निश्चित रूप से खुद को मार डालेगा, बेनो ने आत्मविश्वास से कहा। आखिरकार मैं साउथ लेक सिटी का पेशेवर रेसर हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। फिर उसने अपनी कार को सही स्थिति में ले जाया और आथ के उसे पीछे छोड़ने की किसी भी संभावना को रोक दिया। आश्चर्यजनक रूप से आथ की कार आंतरिक लेन पर उससे आगे निकलने में कामयाब रही। उस समय बेनो को अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। आथ ने इस तरह से पहले से ही बहुत ही साहसी कदम उठाया था, ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो कार फिसल जाएगी और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। हालांकि बेनो समझ नहीं पा रहा था कि आथ ने यह सब इतनी आसानी से किया था, ऐसा कुछ जो उसके लिए करना बहुत मुश्किल होता। क्या बकवास है, उसने ऐसा कैसे किया, बेनो ने अविश्वास में कहा। इको, आथ का अंगरक्षक, जो दर्शक दीर्घा में बैठकर यह सब देख रहा था, अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हमारे मालिक, वह इतनी अच्छी गाड़ी कैसे चला सकते हैं? ये किसी पेशेवर के कहने से परे है। मुझे लगा कि वह इंसान नहीं है, वह एक राक्षस है।
उसने अल्फा की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाते हुए कहा। अल्फा फिर हल्के से मुस्कुराया और थोड़ा सा हंसा। मुझे लगता है कि वह भेष में भगवान है, उसने कहा। अगर नहीं तो उसके पास खूबसूरत परियां नहीं होती, है न? उसने फिर से हंसते हुए कहा। इको अल्फा की बातें सुनकर हैरान हो गया। अल्फा, तुमने ऐसी बातें कहने की हिम्मत क्यों की? तुम भगवान के खूबसूरत परियों को बहका रहे हो। तुमने ईशनिंदा की है। नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, अल्फा ने जवाब दिया, फिर खड़ा हुआ और एडना के सामने झुक गया। सुश्री एडना, कृपया बॉस को मेरी कही गई बातों के बारे में न बताएं, उसने विनती की। एडना अभी भी यह समझने में असमर्थ थी कि उसने अभी क्या देखा था, अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आ गई। वह एक सौम्य मुस्कान के साथ इको और अल्फा की ओर मुड़ी। पहले मुझे लगा कि बॉस आथा मेरे अभिभावक देवदूत हैं, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अपने हाथ के पिछले हिस्से को अपने होठों पर रखते हुए, लेकिन पता चला कि वह उससे भी महान है। इको ने आथा की ड्राइविंग पर नजर डाली, जिसने जल्दी ही बेनों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वाह, ऐसा नहीं लगता कि यह मानव ड्राइविंग है, उसने विस्मय में कहा। यह लगभग ऐसा है जैसे कि यह एक सुपर बुद्धिमान एआई है। यहाँ तक कि बेनों को भी हमारे बॉस के साथ बने रहने में मुश्किल हुई। वह अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि बॉस का अनुसरण करना हमारे लिए एक रोमांचक यात्रा होगी, अल्फा ने टिप्पणी की। रास्ते में बहुत सारे आश्चर्य होंगे। हाँ, मैं भाग्यशाली हूं कि बॉस ने उस रात मेरे चेहरे पर लात मारी, इको ने हंसते हुए उत्तर दिया। मैं भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कामों के लिए अग्रिम सीट पर हूं। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथ गार्डनर अध्याय 67 सर्वश्रेष्ठ को हराना गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर सी 67 सर्वश्रेष्ठ को हराना अध्याय 67 सर्वश्रेष्ठ को हराना। माको ने महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा था जब उसने देखा कि आथ बेनों से आगे निकल गया और बेनों को बहुत पीछे छोड़ दिया। यहाँ क्या चल रहा है? उसने चिल्लाया। बेनों ने इस खराब तरीके से गाड़ी नहीं चलाई होगी जब तक कि वह मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं इसके लिए उसे मारने जा रहा हूँ। वह उछल पड़ा, उसकी मुट्ठियां बंध गईं, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। एडम अपनी जगह पर जड़वत खड़ा हुआ दिखाई दिया, अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए। नहीं, माँ को, उसने कहा, उनकी आवाज़ में रेसिंग कार खेल के प्रति जुनून झलक रहा था, जिसे वे बचपन से ही अपना आदर्श मानते आए हैं। मैं वाकई देख सकता हूं कि वे इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अंदर ही अंदर एडम इस बात से इनकार करने की कोशिश कर रहा था कि आथा एक पेशेवर की तरह गाड़ी चलाता है या उससे भी ज्यादा। वह अचानक घबराहट और गुस्से से कांप उठा। आथा द्वारा बताए गए तथ्यों को देखकर उसे नष्ट करने की तीव्र इच्छा हुई। उसे लगा कि वह आथा को अपनी सारी संपत्ति के साथ ऊंचाइयों पर नहीं जाने दे सकता। आथा ने अचानक अपनी अविश्वसनीय संपत्ति का प्रदर्शन किया था और अब वह फिर से बकवास करने लगा था। वह इस तरह से कैसे गाड़ी चला सकता है? एडम ने अविश्वास में कहा। मैं अपनी आंखों से जो देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन डैड, माको ने अविश्वास में एडम को देखते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह सही नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि बेनो कोई साधारण रेसर नहीं है, उसके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हैं। वह सिर्फ एक बेवकूफ़ आथा से नहीं हार सकता। यह अब तक सुनी गई सबसे हास्यास्पद बात है। ये बिल्कुल बकवास है। कुछ तो ज़रूर है। मुझे यकीन है कि बेनो और आथा ने मेरे खिलाफ साजिश रची है, उसने संदेह से भरी आवाज़ में कहा। माँ को अभी भी इस बात को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहा था कि क्या हो रहा है, खासकर तब जब उसने रेस पर इतना बड़ा दांव लगाया था। भाड़ में जाओ बेनो, अगर तुम आथा से हार गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। मुझे पता है, वह आथा है, एडम ने जवाब दिया। उसके हाथ भींचे हुए थे और उसके दांत भींचे हुए थे। लेकिन वह इतने सारे संसाधन और समर्थन कैसे प्राप्त कर सकता था? आथा जैसे बेकार लोग इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे उभर सकते थे? उसे इस स्तर की उपलब्धियां हासिल करने के लिए किसी का समर्थन अवश्य रहा होगा। एडम आथा की अचानक हुई इस उछाल के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या ये संभव है कि दादाजी ने ऐसा किया हो? माको ने सोचा, उसके दिमाग में एक अजीब विचार आ रहा था। क्या ये संभव है कि दादाजी ने आथा के लिए गुप्त रूप से संसाधन और समर्थन प्रदान किया हो? क्या ये हो सकता है कि दादाजी ने अपराधबोध से आथा को किसी तरह का खजाना दे दिया हो? मुझे यकीन है कि यह एक बार फिर दादाजी का हस्तक्षेप होगा। माको का गुस्सा बढ़ गया क्योंकि उसने उन सभी तरीकों के बारे में सोचा जो आथा उसे नीचे गिराने की कोशिश कर सकते थे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण न रहे, आथा, उसने घोषणा की। एडम ने माको की धारणा पर विचार करने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक हिल गया और डर गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता आथा का गुप्त रूप से समर्थन कर रहे थे तो वह घबराहट की लहर से भर गया।
यह नहीं हो सकता, हमें तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए और आथा को स्रोत से ही खत्म करना चाहिए। उसने कहा। बेनो, ये जानते हुए कि आथा उसे पीछे छोड़ रहा था, उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से कार के साथ एक हो गया था। वह इसे पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से चला रहा था। उसने बहुत सटीकता से गाड़ी चलाई, अपना सब कुछ दे दिया। बेनो ने बहुत ही सटीकता और कुशलता से गाड़ी चलाई और अपनी स्टीयरिंग को उल्लेखनीय दक्षता के साथ चलाया। वह अभी भी अपने और आथा के बीच के अंतर को भरने में असमर्थ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने कौशल स्तर से कहीं आगे के पेशेवर रेसर के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आथा किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसने अपना पूरा जीवन कार ड्राइविंग और रेसिंग को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। बेनो ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया और वह अचानक एक ऐसे उत्साह से भर गया जिसे उसने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। आथा से मिलने से उसके भीतर की आग फिर से भड़क उठी थी। उसके आगे की दौड़ उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दौड़ थी। यही है, उसने सोचा, यही मेरा क्षण है। अगर ज़रूरत हो तो मुझे अपना गुलाम बना लो, लेकिन तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। आथा, बेनो ने उत्साह से कहा, मैं तुम्हें आसानी से जीतने नहीं दूंगा। आथा के चेहरे पर भी एक प्रसन्नतापूर्ण भाव था। उसे वास्तव में इतनी तेज गति से गाड़ी चलाने में सक्षम होने का उत्साह महसूस हुआ और किसी कारण से उसे लगा कि वह पूरे दिन गाड़ी चला सकता है। बेनो निश्चित रूप से एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है, उसने घोषणा की। दौड़ बिना किसी स्थान परिवर्तन के कई लैप बाद हुई। इस तथ्य के बावजूद कि बेनो ने आथा को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, वह अभी भी बहुत पीछे था। आथा ने 50 लैप्स को दोषरहित तरीके से पूरा किया, जिससे उसे निर्णायक जीत मिली, जबकि बेनो 2 लैप से बहुत पीछे रह गया। बेनो कार से बाहर निकल गया, आथा से पूरी तरह से पराजित, जिसका उसने पहले शौकिया तौर पर अपमान किया था। वास्तव में आथा ने सबसे अनुभवी पेशेवरों से भी बेहतर कौशल का प्रदर्शन किया था। जैसे ही वह आथा की ओर बढ़ा, बेनो ने महसूस किया कि उसका शरीर शिथिल हो गया है। तुम कौन हो? उसने अविश्वास में अपने घुटनों पर गिरते हुए पूछा। उसे यकीन था कि आथा को देवताओं ने ऐसी ड्राइविंग क्षमताओं के साथ भेजा है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसने आथा को पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। मेरे अहंकार को क्षमा करें, उसने कहा, आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप किसी व्यक्ति का बाहरी रूप से न्याय नहीं कर सकते। मैं हमेशा आपका अनुसरण करने को तैयार हूँ। आप मुझसे जो भी मांगेंगे, मैं करूँगा। जीत के बाद आथा राहत से झूम उठा। वह जानता था कि यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। वह बेनो के पास गया और उसके कंधे पर थपकी दी। मूल सामग्री नोवेल ड्रीम ऑग से ली गई है। मज़ेदार कार रेसिंग के लिए धन्यवाद बेनो, उसने कहा। मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया और मुझे गर्व है कि मैं आपसे मुकाबला कर पाया। यह एक शानदार मैच था। इस पर बेनो फूट फूट कर रोने लगा। वह आथा से लड़ने की खुशी से अभिभूत था, भले ही वह हार गया था। इसने उसे जीवन में एक नया उद्देश्य दिया। आथा को देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए उसने कहा, बॉस, मैं भविष्य में आपसे फिर से मुकाबला करना चाहूँगा। तब तक मैं बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करूँगा। ज़रूर, आथा ने सहमति में सिर हिलाया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियाँ संपर्क करें, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास द इनविंसिबल आथा गार्डनर अध्याय 68 एक हाई स्पीड एडवेंचर गुना विशेष ऑफर के साथ नॉवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। द इनविंसिबल आथा गार्डनर सी 68 एक हाई स्पीड एडवेंचर अध्याय 68 एक हाई स्पीड एडवेंचर। आथा के हाथों बेनो की पिटाई देखने के बाद माको और एडम गुस्से में स्टैंड से बाहर कूद गए। उन्होंने बेनो को दिए गए पैसे और उनके द्वारा लगाए गए दांव पर काफ़ी रकम खो दी। क्या बकवास है, बेनो, माको चिल्लाया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं एक रीमैच चाहता हूँ। नोवेल दीकरा MAORG से अपस्टोडिटी। माको ने बेनो पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन 2 विशाल अंगरक्षकों ने उसे रोक दिया। मैं अपने $2 बिलियन देने को तैयार नहीं हूँ। ये कार रेस निष्पक्ष नहीं है। आथा ने हमें यह विश्वास दिलाया कि वह गाड़ी नहीं चला सकता। ये निश्चित रूप से धोखाधड़ी है और हमें इसके अधीन नहीं होना चाहिए। एडम भी मैच के परिणाम पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था। हटो, तुम बड़े बड़े गार्ड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? माको चिल्लाया, अल्फा के शरीर को एक तरफ धकेलने की निरर्थक कोशिश करते हुए। अल्फा ने बस मुस्कुराया, मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए। क्या ये सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं, मेरे प्रभु? उसने मजाक करते हुए पूछा। वकील जो शर्त के लिए मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था, उनके बीच चला गया और अपने आत्मविश्वासी स्वर में समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि यह मैच निष्पक्ष रूप से आयोजित किया गया था और कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई। इसलिए मैं श्री आथा गार्डनर को विजेता घोषित करता हूं और वे पहले से किए गए और हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार सभी पुरस्कारों के हकदार हैं। मैं इस मैच के परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता। माको ने बेनो पर गुस्से से चिल्लाया।
आप आथ जैसे शौकिया से कैसे हार सकते हैं? आपको एक पेशेवर होना चाहिए। क्या आप उससे हारने के लिए इतने मूर्ख हैं? मैंने आपको जो पैसे दिए हैं उन्हें वापस कर दें। उसने मांग की। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। फिर माको ने अल्फा से भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। अल्फा बहुत बड़ा और मजबूत था, जिससे माको शक्तिहीन हो गया। एडम, जिसके पास व्यक्त करने के लिए और कोई शिकायत नहीं थी, अचानक अपने घुटनों पर गिर गया, कांप रहा था और बेहोश होने की कगार पर था। मेरे $2 बिलियन, उसने निराशा में बड़बड़ाया। नहीं, मेरा पैसा, मुझे मेरा पैसा वापस दे दो, उसने विनती की। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आथा धीरे धीरे माको की ओर बढ़ा, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए ताकि माको उसके करीब न आ सके। और मेरे लिए एक और इनाम, उसने कहा। मैं इसे बाद में ले लूंगा, आथ ने अपने समझौते का हवाला देते हुए कहा कि माको घुटने टेक कर उससे माफ़ी मांगेगा। उसने सोचा कि यह ज़्यादा उपयुक्त होगा जब वह बेहतर समय और परिस्थिति में इसका अनुरोध करेगा। आथा घूम गया, जबकि एडना उसके पास दौड़ी और मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। आपकी जीत पर बधाई, बॉस, उसने कहा। क्या आप मुझे जश्न मनाने के लिए रोमांटिक डिनर पर ले जाएंगे? आथा ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया। ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आप सभी को जहां भी चाहें डिनर पर आमंत्रित करूंगा। आप मेनू और जगह भी चुन सकते हैं। एडना का चेहरा खुशी से चमक उठा। ये बहुत बढ़िया होगा। क्या आप शायद क्लॉडिना और एलिसिया को भी आमंत्रित कर सकते हैं? अगर सभी लोग डिनर के लिए एक साथ आएं तो यह ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्या आपको नहीं लगता? ओह, क्लॉडिना और एलिसिया, आथा ने आश्चर्य से पूछा। एडना ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, आथा ने सिर हिलाया। ये ठीक रहेगा। कृपया क्लॉडिना को भी आमंत्रित करें अगर उसके पास हमसे मिलने का समय हो। मुझे यकीन है, एडना ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर आप उसे आमंत्रित करते हैं तो क्लाउडिना अपनी सभी योजनाओं को फिर से व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी करेगी, बॉस। आथा रुक गया, घूम गया और अपनी कार की चाबियां बेनों को फेंक दी। ये कार घर ले जाओ, मैं एडना को दूसरी कार में ले जाना चाहता हूँ। बेनों ने लग्जरी कार की चाबी उठाई और आथा की ओर देखा। क्या आपको कोई आपत्ति नहीं है, बॉस? बेशक, आथा ने लापरवाही से जवाब दिया। हम बाद में काम के अनुबंध का ध्यान रख सकते हैं। आपको कोई आपत्ति नहीं है न? नहीं, बिल्कुल नहीं, बेनों ने उत्साह से कहा। धन्यवाद, बॉस, मैं अब आधिकारिक तौर पर आपका निजी ड्राइवर हूँ। बेनो आथा की बुगाटी कार की ओर बढ़ा, उसके आलीशान बाहरी हिस्से की प्रशंसा करते हुए उसमें कूद गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हाँ, उसने सोचा, आखिरकार मेरे पास जीवन का एक उद्देश्य है। आपने वाकई बेनों को जीवन बदलने वाला सबक दिया है। दृष्टिकोण में ये छोटा सा बदलाव उसके लिए बड़ी चीज़ों की ओर एक बड़ी छलांग है। परिणामस्वरूप आपको 10 VIP अंक मिलेंगे। जब वे रेस ट्रैक से दूर चले गए तो आथा की जीत के बाद एडना अभी भी बहुत खुश थी। मेरे पास आपके लिए कुछ और अच्छी खबर है, बॉस, एडना ने कहा, आखिरकार शांत हो गई। ओह, क्या है? आथा ने पूछा। मैंने उस ब्राउन कंपनी के सभी शेयर और स्वामित्व सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब आप उस व्यवसाय के एकमात्र मालिक हैं, एडना ने गर्व से उत्तर दिया। बहुत बढ़िया काम, एडना। बहुत बहुत धन्यवाद। एडना खुशी से झूम उठी क्योंकि उसे अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस हुआ और उससे भी ज़्यादा इसलिए कि आथा ने उसकी प्रशंसा की थी। एडना के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी। वह हमेशा आथा को गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। और बॉस, उसने आथा की ओर मुड़ते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए एक और अच्छी खबर है, उसने उत्साह से कहा। हाँ, वह क्या है? आपने एक बार अपने व्यवसाय के साम्राज्य को बनाने के लिए सबसे अच्छे लोगों की भर्ती करने पर चर्चा की थी। और यह सबसे बड़े उद्यमी कार्यक्रम, बिजनेस टेकओवर से संबंधित है। मैंने शो में संभावित निवेशकों में से एक होने के लिए आपकी स्थिति को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया है। आप इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में कई प्रमुख निवेशकों में से एक होंगे। एडना द्वारा बताई गई खबर से आथा हैरान रह गया। आपने बिना पूछे ही समझ लिया कि मैं क्या चाहता हूँ। आपने ऐसा कैसे किया? उसने आश्चर्य से पूछा। एडना ने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी और जोर से सिर हिलाया। मैंने अपना दिल और आत्मा इसमें लगा दी, बॉस। क्या मैं थोड़ी और प्रशंसा की हकदार नहीं हूँ? आथा ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एडना के बालों को कोमलता से थपथपाया, जिससे वह अचानक और बेवजह चुप हो गई। उसने अपना सिर तेजी से हिलाया, उसकी हरकत को समझ नहीं पाए, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। बॉस, आप बहुत ज़्यादा हैं, वह हकलाते हुए बोली। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, उसने कहा। मुझे लगता है कि लड़कियों को ये पसंद है जब उनके सिर पर थपथपाया जाता है, आथा ने लापरवाही से कहा। फिर भी एडना अभी भी स्पष्ट रूप से शर्मा रही थी। हाँ, लेकिन ये बहुत अचानक है, वह हकलाते हुए बोली, घबराहट महसूस कर रही थी। मुझे नहीं पता कि अब कैसे जवाब दूँ, आथा ने हंसते हुए कहा, उसकी आवाज़ में मनोरंजन स्पष्ट था। तो चलो खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, उसने सुझाव दिया। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। ठीक है,
एडना ने सहमति व्यक्त की, उसकी घबराहट कम होने लगी। चलो अध्याय की रिपोर्ट करें। टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आर्थर गार्डनर अध्याय 69 अप्रत्याशित खतरे गुना विशेष ऑफर के साथ नॉवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर C69 अप्रत्याशित खतरे अध्याय 69 अप्रत्याशित खतरे। एस्टेला क्रैकन द्वारा एलिसिया को जीतने में विफल रहने और श्री ग्लिट्ज़ी से उन्हें जो अपमान सहना पड़ा उसके बारे में समाचार प्राप्त करने के बाद अंडरवर्ल्ड के नेता अंततः एकत्रित हुए, जबकि एस्टेला ने मिशन को पूरा करने के लिए 100 लोगों की सेना लाई थी। हमें अपमानित किया गया है, राजा ने कहा। निजी कमरे में माहौल तनाव से भरा हुआ था क्योंकि पांचों रहने वाले चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। जोहान, राजा, जो समूह का सर्वोच्च रैंकिंग वाला नेता था, गहरी सोच में डूबा हुआ अपने सिगार पर कश लगा रहा था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वह आखिरकार बोला, तो क्रैकन, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? इस अवसर पर एस्टन द गॉब्लिन, जो बात करने के मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आखिरकार उसे मौका मिल ही गया और वह एस्टेला द क्रैकन की बदकिस्मती से खुश होकर हल्के से मुस्कुराया। इसका मतलब था कि उसकी मौजूदा चौथी रैंकिंग खतरे में थी, जिसने बदले में एस्टन द गॉब्लिन को उसकी जगह लेने का मौका दिया। मुझे यकीन नहीं है कि वह मिस्टर ग्लिट्ज़ी से इतनी शर्मनाक हार के बाद कुछ कहना चाहती है, गॉब्लिन ने चिढ़ाते हुए कहा। एस्टन की बातें सुनकर एस्टेला ने जल्दी से उसे एक तीखी नज़र से देखा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह इस अवसर का फ़ायदा उठाकर खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा। फिर भी एस्टेला को आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था, खासकर एस्टन द्वारा, जिसने पहले ही अपने से ज़्यादा अपमान का स्वाद चखा था। मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है, एस्टन, उसने कहा, अपने पैरों पर कूदते हुए और तेज़ी से उस पर एक लात मारी। हमले की गति इतनी ज़्यादा थी कि एस्टन अपनी आंखों से भी उसका अनुसरण नहीं कर सका। तुमने जो कहा उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले कि किक एस्टन के चेहरे तक पहुंच पाती, किंग ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने लंबे अंगों से एक उंगली से एस्टेला के पैर की किक को कुशलता से रोक दिया। एस्टेला ने चिल्लाते हुए जल्दी से अपने पैरों को पीछे खींच लिया और अपनी बाहों को पार कर लिया। हमारे पास मिस्टर ग्लिट्ज़ी के लिए केवल 2 विकल्प बचे हैं, उसने कहा। एस्टेला को अच्छी तरह याद था कि मिस्टर ग्लिट्ज़ी कितने दुर्जय थे। वह एक असाधारण योद्धा थे जिनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि एस्टेला भी उनसे आगे नहीं निकल पाईं। इसके अलावा जब एस्टेला ने उन्हें घेरने के लिए 100 लोगों को लाया, तब भी उस आदमी ने एक रत्ती भी डर नहीं दिखाया। मिस्टर ग्लिट्ज़ी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें हमें हल्के में लेना चाहिए, एस्टेला ने कहा। अगर हम हमला करते रहे और उन्हें तेजी से हराने में विफल रहे तो ऐसा लगेगा कि हम उन्हें लड़ना सिखा रहे हैं, और अगर हम उन्हें इसी तरह घेरते रहे तो मुझे डर है कि वह और भी मजबूत हो जाएंगे और अंडरवर्ल्ड के लिए खतरा बन जाएंगे। राजा ने एस्टेला की ओर देखा, जो मिस्टर ग्लिट्ज़ी के प्रति उसकी प्रशंसा से चकित था। तुम ऐसा क्यों कहती हो, एस्टेला? उसके जैसे किसी को हराना कितना मुश्किल हो सकता है। वह युद्ध में बहुत कुशल है, एस्टेला ने उत्तर दिया। इसके अलावा वह किसी भी चुनौती से नहीं डरता। हमें या तो उसे जाने देना चाहिए और शांति से अपना जीवन जीना चाहिए, या एक शक्तिशाली ताकत को जगाने का जोखिम उठाना चाहिए जिसका भविष्य में सामना करना मुश्किल होगा। राजा ने सिर हिलाया, एस्टेला की दूसरे की ताकत को पहचानने पर विचार करते हुए। फिर उसने दृढ़ और गरिमापूर्ण स्वर में बात की, हम उसे अंडरवर्ल्ड का अगला नेता बनने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करते? राजा के शब्दों को सुनकर एस्टन का गुस्सा भड़क उठा। मिस्टर ग्लिट्ज़ी को आमंत्रित करें? ग्लिट्ज़ी अंडरवर्ल्ड में? क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि किसी को उसके लिए जगह बनाने के लिए अपने पद से हट जाना चाहिए? उसने पूछा। उसकी सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि राजा शायद उसी का जिक्र कर रहा था। उसने हताश होकर कोशिश की कि वह उसे पहचान ले। खुद से ध्यान हटाओ। क्या एस्टेला को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वह मिस्टर ग्लिट्ज़ी को हराने में विफल रही थी? देखो उसे कितना कुछ खोना है। एस्टेला ने ठहाका लगाया। कम से कम मेरे आदमियों ने मुझे नहीं छोड़ा, एस्टन। ये देखना दुखद है कि जो व्यक्ति अपने आदमियों की वफादारी भी नहीं रख सकता, वह बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एस्टन अपनी कुर्सी से उठे और एस्टेला की ओर एक विद्रोही नज़र डाली। मैं साबित करूंगा कि मैं मिस्टर ग्लिट्ज़ी को नष्ट कर सकता हूं, उन्होंने घोषणा की और उस पर उंगली उठाई। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, भले ही तुम बुरी तरह विफल हो जाओ, क्रैकन। एस्टेला ने उपहास किया। जरूर, तो करो। तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं। अगर हम अभी भी मिस्टर ग्लिट्ज़ी से निपटना चाहते हैं तो हमें तेजी से काम करना होगा, नहीं तो वह हमारे लिए संभालने के लिए बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे इसे संभालने दो, एलिजा पीज ने अपनी आवाज़ धीमी करके और अपनी खाली आंखों से अपने सामने खड़े आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। 22 वर्षीय महिला को उसके उपनाम द विच से जाना जाता था और उसके लाल बाल उसकी भयावह उपस्थिति को और भी बढ़ा देते थे।
एलिजा द विच के बोलने पर एस्टेला को घृणा की लहर महसूस हुई, जैसे कि वह उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। गुस्से में एस्टेला ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ क्या कर सकती हो? उसे छोड़ दो। ये सोचना कि तुम इस तरह के आदमी के लिए इतनी कामुक हो सकती हो। एस्टेला के अपनी बात पूरी करने से पहले ही एलिजा अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी और उसने अपना दाहिना हाथ एस्टेला के चेहरे पर रख दिया, जिससे वह प्रभावी रूप से चुप हो गई और स्थिर हो गई। धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में एलिजा ने उसे चेतावनी दी, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देती हूँ, मेरे सामने अपना मुंह संभालो। मैं आसानी से तुम्हें और तुम्हारी सारी संपत्ति को नष्ट कर सकती हूँ। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब मैं मौजूद रहूं तो तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो। एलिजा ने एस्टेला पर से अपनी पकड़ ढीली की, खड़ी हुई और राजा की ओर मुड़ी। तुम्हारा फैसला क्या है? नोवेल डी रा MORG से अपस्टोडेटी ने पूछा। राजा ने फिर अपना सिगार नीचे रखा और एलिजा द विच और एस्टन द गॉब्लिन की ओर देखा। तुम दोनों, उसने कहा, अपना कर्तव्य निभाओ, मिस्टर ग्लिट्जी को नष्ट करो या उसे हमारे साथ लाओ। जो इसे सबसे तेजी से कर सकता है वह विजेता होगा। राजा फिर खड़ा हुआ और अपने हाथों को क्रॉस करके कमरे को ध्यान से देखा। मुझे पता है कि मिस्टर ग्लिट्जी जैसे व्यक्ति में आगे बढ़ने की क्षमता है, उसने घोषणा की। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस आदमी को कैसे संभालते हो। इस शहर में जो हमारी शक्ति बन गई है उसे बाधित न होने दो, क्योंकि हम उन श्रेष्ठ बीजों को नष्ट करने में विफल रहे जो भविष्य में नई ताकत बनेंगे। और अगर उसे नष्ट करना सही तरीका नहीं है तो उसे हमारा हिस्सा बना लो। इसके साथ ही उस रात अंडरवर्ल्ड लीडर्स की बैठक समाप्त हो गई। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर, अध्याय 70, क्लॉडिना कहाँ है? गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर C70, क्लॉडिना कहाँ है? अध्याय 70, क्लॉडिना कहाँ है? अगली रात, जैसा कि एडना ने तय किया था, आर्थर की जीत और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए उसकी महत्वाकांक्षा की नई गति का जश्न मनाने के लिए एक विशेष रात्रिभोज शुरू हुआ। गोल्डन पार्क रेस्तरां की सबसे ऊपरी मंजिल पर एडना, एलिसिया और आर्थर के अंगरक्षक इकट्ठे हुए थे, साथ ही क्लॉडिना के आश्चर्य के लिए अनाथालय के 30 अनाथ जिन्हें आर्थर ने क्लॉडिना द्वारा आयोजित नीलामी में बचाया था। आश्चर्यचकित था कि वे भी उनके साथ शामिल हो गए थे। आर्थर भव्य कमरे में चले गए। पहले से ही अंदर मौजूद लोगों ने मास्क पहने हुए थे जो कि मास्करेड बॉल थीम के अनुरूप थे। कोने में बजने वाले पियानो और वायलिन की आवाज़ से माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। जब वह अपने तीखे काले सूट में भव्य प्रवेश कर रहा था तो सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। उसका रूप किसी भी तरह से आकर्षक नहीं था। आह, यह मिस्टर ग्लिट्जी है, वह वाकई आकर्षक लग रहा है, अनाथालय के लोगों ने कहा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं आर्थर की उपस्थिति पर विस्मय। मिस्टर ग्लिट्जी, मैं बड़ी होकर उनसे शादी करना चाहती हूँ, उनमें से एक ने कहा। अरे, क्या तुम सपना देख रहे थे? दूसरे ने उपहास किया। मिस्टर ग्लिट्जी सिर्फ क्लॉडिना के हैं, बेहतर होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं, मैं चाहता हूं कि मिस्टर ग्लिट्जी सिर्फ एक ही हो, उनके दोस्त ने दृढ़ता से उत्तर दिया। क्या मिस्टर ग्लिट्जी मुझे उनके साथ एक तस्वीर लेने देंगे? उन्होंने उम्मीद से पूछा। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एडना अपनी कुर्सी से उठी और बच्चों के पास चली गई। उसके लाल होठों पर एक मुस्कान थी जो आंशिक रूप से एक चांदी के मुखौटे से छिपी हुई थी। क्या आप मिस्टर ग्लिट्जी को व्यक्तिगत रूप से नमस्ते कहना चाहेंगे? उसने धीरे से पूछा। हाँ, बच्चों ने उत्साह से उत्तर दिया। हम मिस्टर ग्लिट्जी के साथ एक तस्वीर लेना चाहते हैं। एडना ने फिर बच्चों को आर्थर के करीब लाया, जिसने तुरंत उनके दिलों में जिज्ञासा की भावना पैदा की। हाय, आज रात के कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद, आर्थर ने शांत और सुखदायक आवाज में कहा। अनाथों को देखकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसने उसे खुद की याद दिला दी। वह ये जानकर बहुत खुश था कि उसके इतने उदार योगदान के बाद उन्हें वह देखभाल प्रदान की जा रही थी जिसके वे हकदार थे। मिस्टर ग्लिट्जी, आप बहुत ही आकर्षक और दयालु हैं, एक 12 वर्षीय लड़की ने उसके पास आते हुए कहा। क्या मैं आपसे मिलने के लिए इस स्थान पर अधिक बार आ सकता हूँ? हाँ, जरूर, आर्थर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आपके नए घर में ज्यादा बार आऊँगा, एक बार जब इसका नवीनीकरण पूरा हो जाएगा, ठीक है? अनाथों के साथ कुछ दोस्ताना अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद आर्थर कमरे के बीच में टेबल की ओर चला गया। एलिसिया पहले से ही बैठी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराकर आर्थर को हाथ हिलाया और आवाज लगाई, मिस्टर ग्लिट्जी ओपा, यहाँ आइए। आर्थर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और एडना के साथ एलिसिया के बगल में बैठ गया और एडना का सामना किया। एडना ने आर्थर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज की रात बहुत खास होगी, है न, बॉस? आर्थर का साथ देने वाले कर्मियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए एडना बहुत खुश थी।
एडना के शब्दों पर आथम मुस्कुराया और उसका दिल तुरंत संतुष्टि और खुशी से भर गया, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे ऐसी गर्मजोशी और खुशी महसूस हुई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो उसकी परवाह करते थे और वास्तव में उसके लिए सबसे अच्छा चाहते थे। हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी यहाँ हैं। सिर्फ ये जानना कि आप सभी मेरी परवाह करते हैं मुझे ऐसी खुशी से भर देता है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। मिस्टर ग्लित्ज़ियोप्पा, अगर आप हमारी मौजूदगी से संतुष्ट हैं तो मैं हमेशा आपके लिए यहाँ रहूंगी, अभी से लेकर अनंत काल तक। आपको अकेले आलीशान होटल में रहने में अकेलापन महसूस नहीं करना पड़ेगा। एलिसिया ने अचानक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। क्या आपका मतलब यह नहीं है कि आप मिस्टर ग्लित्ज़ी को प्रपोज कर रही हैं, एलिसिया? एडना ने फिर चिढ़ाते हुए कहा। नोबल ड्रम ऑग, इस सामग्री का स्वामी। एलिसिया ने जवाब में बस हंसी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडना उन्नी, क्योंकि आप हमेशा इसके लिए पहली पंक्ति में होंगी, उसने कहा। आथम मुस्कुराया जब उसने देखा कि एडना और एलिसिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अक्सर मजाक करते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। कुछ मिनटों की दोस्ताना बातचीत के बाद बेनो आथम के पास गया। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। बॉस, उसने शुरू किया, मेरे लिए विलासिता कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जगह, ये बिल्कुल उल्लेखनीय है। निजी ड्राइवर होना पहले कभी इतना आकर्षक नहीं रहा। आथम ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि बेनो अपनी नई नौकरी से खुश था। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद है, उसने कहा। फिर एडना ने भी बात में शामिल हो गई। बॉस, मैंने आपके लिए एक नई कार भी चुनी है, उसने कहा। सच में? आथम ने पूछा। उसे याद आया कि उसने एडना से लंबी यात्रा करने की स्थिति में अधिक सुविधाओं वाली बड़ी कार चुनने के लिए कहा था। हाँ बॉस, बेनो ने कहा। ये रोल रॉयस सिल्वर शैडो 2 है। शक्तिशाली ऑडियो सिस्टम, नेविगेशन, हाईटेक इंफोटेनमेंट सिस्टम और शानदार इंटीरियर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सिल्वर शैडो 2 दुनिया की सबसे खास लग्जरी कारों में से एक है। वास्तव में प्रत्येक वर्ष केवल 10 इकाइयां ही बनाई जाती हैं और प्रत्येक की लागत 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती है। बेनो का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह हंसते हुए बोला, ओह सॉरी बॉस, मैं खुद को रोक नहीं पाया। इस कार में कमाल की ताकत है और यह अविश्वसनीय रूप से आरामदायक सवारी है। ये राजसी लोगों के लिए उपयुक्त है और मुझे यकीन है कि आप इसके हकदार हैं। साथ ही आपके पास मेरा निजी ड्राइवर है, मेरे बेहतरीन कौशल और पेशेवरता के साथ। उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ बात खत्म की। नहीं, ये ठीक है, आथम ने आश्वासन दिया। ये दर्शाता है कि आप कारों के प्रति कितने भावुक हैं और मैं वास्तव में सराहना करता हूं कि आप अपने निर्णयों में आश्वस्त हैं। और भी बहुत कुछ। फिर वह रुका और अपने दिमाग में चल रही कुछ बातों पर विचार किया। क्या आपको यकीन है कि यह सही निर्णय है, बेनो? क्या आपको चिंता नहीं है कि आपके प्रशंसक और प्रायोजक आपकी तलाश करेंगे, अब जब आप अचानक पेशेवर रेसिंग से सेवानिवृत्त हो गए हैं? बेनो के कई प्रशंसक, समर्थक और प्रायोजक थे, जो सभी उसे एक पेशेवर कार रेसर के रूप में जानते थे। इसलिए ये समझ में आता है कि अगर वह अचानक खेल से संन्यास लेने और निजी ड्राइवर बनने का फैसला करता है तो वे चौंक जाएंगे। बेनो ने रुककर खुद को संभाला, उसकी आंखों में उत्साह की झलक थी। वह कई सालों से एक पेशेवर रेसर था, लेकिन उसका असली जुनून रोमांच था। चैंपियनशिप का खिताब जीतना उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था और उसे उम्मीद थी कि आथम की सेवा करने से उसे नई चुनौतियां और रोमांच मिलेंगे, जिसकी उसे तलाश थी। फिर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉस, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैंने आपके साथ एक शर्त लगाई है और मैं इसका पालन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि आपके पास भविष्य की अद्भुत योजनाएं होंगी और मैं ये सब देखने के लिए आगे की सीट पर रहना चाहता हूँ। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होता है। बेनो ने सहमति में सिर हिलाया, आथम को अपना आश्वासन दिया। ठीक है बॉस, मैं दूसरों से मिलूंगा और आज रात के कार्यक्रम का आनंद लूंगा, उसने कहा, मुड़कर और चलने लगा। यह मेरे लिए एक नया रोमांच है, बेनो ने अपने कंधे पर कहा। हर कदम के साथ उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। एक अनुत्तरित प्रश्न बना हुआ है, क्लॉडिना कहाँ है? अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में दान करें।